हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं 10 कदम को जो अगली क्लास है आज लेके हाजिर हूँ। और अब पिछली वीडियो देखे ही होंगे कितना धाकड़ और ज़बरदस्त उसमें क्वेश्चन था। उसी तरह का पैटर्न में थोड़ा सा वेरिएशन करके मैं फिर से लेके आया हूँ। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि जो इसका एग्ज़ाम है पीईटी का, उसे 4 दिन पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि 20 को जो होने वाला था 20 अगस्त को, अब उसे 24 अगस्त कर दिया गया है। पर कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ 4 दिन मिला है तो इसका मतलब हमको इसको पॉजिटिव वे में लेना है और तैयारी और अच्छी करनी है। 4 दिन जो एक्स्ट्रा मिला है उसमें कुछ और मेहनत करेंगे ताकि क्वेश्चन की जो संख्या हमारी जो वो बढ़ जाए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पर उसके पहले फ्रेंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी 8 अगस्त को CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका जो कंडक्ट कराता है कौन, UPSC। तो फ्रेंड नाम ही काफ़ी होता है UPSC। उसमें मेरे करंट अफेयर्स पढ़ा हुए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन फंसे थे। मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे दिखाया भी है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, आप बस उसका मोटिव जो है इसका ये है कि आप समझ जाए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है और टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको ये अंदाज हो सके कि हाँ जो भी मिल रहा है हमको वो सही मिल रहा है। कॉन्फिडेंस में आप भी रहे इसके लिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करें बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए लास्ट में PDF के लिए बता दूंगा या कहाँ से मिलेगी इसकी PDF। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या क्या था हमारा आज, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में मिला है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि इंग्लिश में पेपर आता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, तो जो मुझे इंग्लिश में मिला है वही मैंने रखा है इसे। तो पूछा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG जिसे बोलते हैं, इंडेक्स 2020-21 जो नीति आयोग निकाला था, इसमें टॉप कौन किया है, किस स्टेट ने टॉप किया है, मतलब किसको पहले नंबर पर रखा गया था। ऑप्शन था आपका हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो फ्रेंड देखिए मैंने क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ाया है। नीति आयोग के तीसरे SDG में तीसरा लॉन्च किया है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पर है। तो फ्रेंड देखिए जैसा कि ऑप्शन केरल मैंने ही बताया यहाँ पे। तो एज इट इज़ क्वेश्चन जो है मिला है आपको CAPF के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो मिला है हम देख लीजिए। पूछा है कि हेरॉन ड्रोन जो है इंडक्ट किया गया है इंडियन फोर्स में, किसके लिए, तो सर्विलांस बढ़ाने के लिए। तो कह रहे किस देश से लिया गया था। तो देखिए फ्रेंड जैसा कि ऑप्शन में दिख रहे हैं USA, इजराइल, ये सब रशिया लिखा है। तो इसका सही आंसर मैंने पढ़ाया भी था, देखिए ये रहा। भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरॉन TP ड्रोन प्राप्त करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया था इजराइल। तो एज इट इज़ क्वेश्चन ये दूसरा मिल चुका है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया कि जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 हुआ था, उसमें एनवायरमेंट कैटेगरी के लिए किसे बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया। तो देखिए इसमें सही आंसर था आपका वाटर बेरियल। और फ्रेंड देख सकते हैं आप, बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, क्या नाम है, वाटर बेरियल। देखिए 67 नेशनल फिल्म, ये मैंने इमेज लगा के समझाया था ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मिला था एकदम सेम टू सेम। ये पूछा है कि ताउते जो तूफान आया था उसका नामकरण किसने दिया था, मतलब उसका नाम ताउते किसने रखा था। तो देखिए ना कि ऑप्शन आपका म्यांमार है। और एज इट देखिए क्वेश्चन ताउते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था स्पेलिंग में, उसी टाइम बताया था मैंने इसके बारे में। तूफान का नामकरण किस देश ने किया था, तो ये देखिए म्यांमार। तो फ्रेंड देख ही रहे हैं आपको 4 क्वेश्चन एज इट इज़ मिला है और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन बहुत मिले हैं। अब कुछ फ्रेंड जो टेलीग्राम पे मैं वो करता हूँ, क्विज कराता हूँ करंट अफेयर्स का, उससे क्वेश्चन फंस गए थे फ्रेंड्स। वही दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि दिखिए गया होगा। इससे पहले ये देख लीजिए, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 हुआ था, उसमें बोल रहा है कि जो बेस्ट बुक का अवार्ड दिया गया था वो किसके लिए, मतलब जो बुकर प्राइज़ मिला था उसमें बेस्ट बुक कौन सा था। ऑप्शन था आपका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो देख सकते हैं ऑप्शन आप भी यहाँ पे, डेविड डी ओप, ये इन्हीं को मिला था। उनके किस बुक के लिए, तो इसका नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन फ्रेंड, बिना कुछ मतलब एकदम एज इट इज़ टू द पॉइंट, एकदम जैसा एक एक वर्ड इसमें कॉपी किया गया है, समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है। और ये पूछा था, ये बड़ा सा क्वेश्चन, इसमें बस पूछा गया है कि स्वास्तिक जो है ये क्या है। बाकी अब क्वेश्चन जब देखेंगे आप वीडियो तो आप देख सकते हैं आप कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है। तो देखिए मैंने इसको मैं बहुत हैरान की बात है कि ये मैंने पढ़ाया था, इसमें पढ़ाया क्या था, मतलब क्विज कराया था उसमें मिल गया था ये वाला। पूछा था कि स्वास्तिक क्या है, तो फिर देख ही सकते हैं वाटर प्यूरीफायर है एक तरह का। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हाईवे टेक्नोलॉजी है ड्रिंकिंग वाटर को करने क्या का सेफ एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया गया था इसे। तो देखिए फ्रेंड 6 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सेम टू सेम मिला है। और बाकी देखिए क्वेश्चन और मिल गया जो टेलीग्राम पे मैंने क्विज कराया था, उससे ही पूछा था कि जो चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ये था, 104 कंट्रीज में पार्टिसिपेट की थी। तो पूछा था कि भारत का कौन सा पोजीशन था, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड
कौन सा रैंक था, तो 49। और ये देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान है भारत का। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, हालांकि बहुत कम लोग सही इसका आंसर कर पाए हैं, फिर भी जो मैंने पढ़ाया था देखिए उसमें से मतलब जो टेलीग्राम पे बताया जा रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा, और वहाँ से सब PDF भी मिलता है, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है आपको वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एज इट इज़ मिला है। ये पूछा है कि माउंट मेरापी एक वोल्केनो था, उसका नाम माउंट मेरापी है, उसमें इरप्शन हुआ है बहुत सालों बाद। तो पूछ रहा है कि किस देश में है वो स्थित माउंट मेरापी। तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। और इसमें देख सकते हैं किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है, तो ये देख ही सकते हैं आंसर इंडोनेशिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन फंसे हैं, और थोड़ा सा रिमोट जो है मतलब कि एकदम एज इट इज़ नहीं, थोड़ा सा उससे कनेक्टेड है और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जैसे पूछा है कि इसमें ये जो वेरिएंट आए हैं कोविड के वो किस किस देश में पाए गए हैं। तो मैंने 2 चीज़ बताया था, इसमें 4 ऑप्शन दिया हालांकि, लेकिन इसमें मैंने 2 बताए थे डेल्टा के बारे में। और डेल्टा जब बता रहा था, देखिए यहाँ पे कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा गया है, तो डेल्टा भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार जो है। तो ये देखिए ये डेल्टा इंडिया हो गया। अब बताया था मैंने आपको ये बीटा बताया था जब बता रहा था इस वीडियो को, जब ये क्वेश्चन पढ़ा रहा था आपको तभी मैंने बताया था कि बीटा कहाँ से लिया गया है। तो साउथ अफ्रीका में इसका पहले वेरिएंट देखा गया था। तो मैंने 2, हालांकि इसमें 4 दिया है पर इसमें 2 बताया था मैंने। पर इसमें यूपीएससी के एग्जाम में फ़ायदा रहता है कि अगर 2 से 3 ऑप्शन आपको क्लियर हैं तो आप तो भी टिक कर सकते, क्योंकि ऑप्शन इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आप एलिमिनेशन रूल लगाए तो ये समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स ऐसा ही मिला है। और एक कोस्ट गार्ड का है ऑफशोर पेट्रोल वेसल सहज जिसका नाम है। तो फ्रेंड्स ये तो मिला नहीं है, पर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, इसलिए बस दिखा रहा हूँ उसको ताकि आपको लगे कि नहीं जो बताता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना। जितने डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गए आपके वो हो गए क्या बोलते हैं इंडेक्स हो गए, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो उसी के लिए इस क्वेश्चन को मिलने क्या, हालांकि ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था मैंने, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़ाया था, पर इसी से मिलता जुलता एक सुजीत पढ़ाया था मैंने, सुजीत वो भी ऐसा ही है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल ही है। तो उससे भी मतलब वो भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, तो उसको भी आप नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है। देखे कितना फंसा हुआ है क्वेश्चन। देखिए रायमोना जो असम का छठा नेशनल पार्क है, तो पूछ रहा है कि किसको डिक्लेयर किया गया है, कब किया गया था, तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था। तो फ्रेंड देखिए मैंने बताया था इसे, हाल ही में असम का छठा नेशनल पार्क इसे बनाया गया था रायमोना। आई होप फ्रेंड्स कि सब आपको विजिबल हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे, कि थोड़ा सा इमेज जो है ब्लर है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इन सब चीज़ों का। तो फ्रेंड देखिए रहा है कितना क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये फ्रेंड्स ये 10 से 12 क्वेश्चन मिले थे आपको, 10 क्वेश्चन के आसपास, और ये सिर्फ कितने उसमें आते हैं 13 क्वेश्चन, और जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गए थे 10 क्वेश्चन के आसपास। तो समझ सकते हैं कितना इसका वेटेज ज़्यादा है, और जो पढ़ाया हुआ है कितना आपको अच्छे लेवल का पढ़ाया गया और सब इतने अरेंज वे में। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने कि कितने सारे एग्जाम क्वेश्चन फंसे एग्जाम में। CAP जिस समझ सकते हैं कितना बड़ा एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, जिसमें आपको क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनाया जाता है उसमें, और यूपीएससी कराती है, और जहाँ भी यूपीएससी आता है वहाँ तो नाम ही काफ़ी होता है यूपीएससी का ही। तो वहाँ पर अगर पढ़ाया हुआ 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको 13 से 14 क्वेश्चन के बीच में, समझ सकते हैं कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो ये थोड़ा हल्के लेवल का, मैं इसको अंडरस्टिमेट नहीं करूँगा, पर ये हल्का लेवल का है काफ़ी इससे, तो उसमें कितने क्वेश्चन फंसेंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से ज़रूर वो हम लोग का जो है लिस्ट बना है करंट अफेयर्स का, उसको जरूर देखें। और देखिए मैंने बताया था अवार्ड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन उसी से फंसे हैं, और अवार्ड का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा, प्ले लिस्ट में जाइए। और ओलंपिक का भी बना दिया हालांकि, जिससे आपका वो वीडियो देख लेंगे तो पूरा ओलंपिक की जितने भी आपको डाउट हो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये सब तो थे, आपको स्क्रीनशॉट दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत सही पढ़ाया जा रहा है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो अब क्लास शुरू करते हैं अपनी, वो 10 का दम वाला, जिसमें आज भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका रिवीजन पर्पस से। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी सीरा, ऑप्शन सी वर्ज, या फिर ऑप्शन डी उग्र। आइए फ्रेंड्स आपने आंसर करके, छोटे क्वेश्चन है इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अभी आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कल जैसे लेके आया था मैंने वीडियो उस तरह के। तो फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहते थे। उग्र जो था ये पुलिस अधिकारी होता था। सीता जो होती है उसकी रेखा जो होती है हल की उसको सीता बोलते थे,
और उसका जो हल था उसको सिरा बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहते थे? मतलब जो मशीन थी जो फेंकती थी गोला बारूद को, उसको क्या कहते थे? ऑप्शन ए मांगलिक, ऑप्शन बी अर्राद, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं इनमें से। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मांगलिक और अर्राद दोनों ही बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से फिर से किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र जिसका नाम था उसको पटना का नाम से फिर से स्थापित किसने किया है? ऑप्शन ए शेरशाह, बी अशोक, सी कनिष्क, या फिर डी फिरोज शाह। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से फिर से स्थापित किया, जबकि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की और फिरोज शाह पता ही होगा फिरोजाबाद, ये सब फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जब्ती प्रणाली किसके शासन में प्रचलित थी? ये बात हो रही है जब्ती प्रणाली की फ्रेंड्स। हुमायूं अकबर, बाबर, शाहजहां। फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। वांडीवस का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1760, ऑप्शन बी 1740, ऑप्शन सी 1745, या फिर ऑप्शन डी 1765। फ्रेंड्स ये वांडीवस का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसके बाद ही फ्रांसीसियों को भारत मतलब जो अंग्रेज थे उसे निकाल कर फेंक दिए फ्रांसीसी को भारत से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1760 में वांडीवस का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? बता ही दिया था मैंने, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव कब आया? मतलब भारत जो है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1939, 1940, या फिर 1947। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो अगस्त प्रस्ताव जो था ये 1940 में आया था। लॉर्ड लिलिथगो उसमें गवर्नर जनरल थे भारत के। और 1939 की बात करें तो जो इसमें फेमस था, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और क्रिप्स मिशन भी आपका 1942 में ही आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तूफानी हिंदू के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति थे, मतलब किस व्यक्ति को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार घोष, या फिर ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो फ्रेंड्स ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन नया, तूफानी हिंदू। आई होप इसका आपने आंसर कर दिया होगा। तो तूफानी हिंदू के नाम से ऐसा नाम है जिनको उम्मीद नहीं कर सकते इनका नाम रखा गया है, तो विवेकानंद को तूफानी हिंदू, स्वामी विवेकानंद थे। ये तो स्वभाव से बहुत सहज थे, सरल थे, पर इन्हीं को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है? अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न में मिल जाएंगे आपको। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया। जो गुजरात का खेड़ा जिला था वहाँ पे गांधी ने कर नहीं आंदोलन चलाया। क्या ये वाला ऑप्शन गलत है? ऑप्शन भी देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। क्या ये वाला गलत है? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, मतलब ये उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के 1924 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए थे। फ्रेंड बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। इसका थोड़ा टाइम ले लीजिए क्योंकि बड़ा ऑप्शन है इसका। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने करना है, बिल्कुल सही है। गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया था आंदोलन, कर नहीं आंदोलन। ऑप्शन बी जो है, जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो उनकी मिली थी वो त्याग दी। इस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। हालांकि महात्मा गांधी को भी कहा जाता है इसमें, उन्होंने जो उनको कैसर हिंद की उपाधि मिली थी वो त्याग दी थी। पर कई जगह आपको मिलेगा कि ये जो अपना कौन सा आया था एक याद नहीं आ रहा है मुझे, रॉलेट एक्ट, हाँ रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने वो त्याग दिया था अपना जो कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब बिल्कुल सही है कि विपिन चंद्र पाल ने, ये तीनों लोग थे, ये कांग्रेस का असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। गांधी जो सिर्फ एक बार बने थे वो भी कहाँ के, कलकत्ता अधिवेशन के नहीं बल्कि बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था बेलगांव में, उस अधिवेशन के 1924 में अध्यक्ष चुने गए। तो सिर्फ एक ही बार चुने भी गए थे वो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा गलत वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे दिया कोलकाता जबकि वो बेलगांव के लिए एक बार चुने गए थे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का, कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन 1928 में, इसको बैटमैन कमीशन भी कहा गया, बिल्कुल सही है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। क्या ये वाला गलत है? ऑप्शन सी है आपका, भीमराव अम्बेडकर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। क्या ये वाला गलत है?
ऑप्शन डी देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था। तो बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका गलत है। फिर देख रहे हैं 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तो एक ही पर ऑप्शन ऐसे जो 4 क्वेश्चन के बराबर हैं, इसी से मिला के क्वेश्चन बना दिया जाएगा तो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो व्हाइट मैन बता ही देते स्टार्टिंग में कि इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य आए थे सब मतलब अंग्रेज थे सब, उसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। अगला ऑप्शन देखते थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड बिल्कुल सही है, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला ऑप्शन देखते हैं, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, बिल्कुल गलत थे, यानी कि जो इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा ये भीमराव अम्बेडकर जो थे तीनों ही, मतलब पहला दूसरे तीसरे जो 30, 31, 32 में जितने भी हुए थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सब में भाग लिए थे इन्होंने। और ये बात देख लेते हैं फिर कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में शुरू हुआ था, इसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया था, कहाँ पे, आगा खां पैलेस में। भाई फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं कुछ आपका ज्योग्राफी रिलेटेड। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, क्या ये वाला गलत है। न्यूनतम लिंगानुपात जम्मू कश्मीर में, क्या ये वाला गलत है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल में है, क्या ये वाला गलत है। या फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड बताना है इसमें कौन सा गलत मैच किया गया है। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में बिल्कुल है, सही बात है एकदम। न्यूनतम लिंगानुपात फ्रेंड्स यही गलत है आपका। न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है, जबकि आपके पहले नंबर पे कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा जो है वो पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर। ये सब कब है, 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया गया है ये। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे सबसे ज़्यादा केरल में, और ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है। और अनुसूचित जनजाति के मामले में मध्य प्रदेश सबसे 1 नंबर में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है, बताना है यहाँ पे। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कानपुर में स्थापित की गई थी, क्या वाला गलत है। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1889 में लखनऊ में स्थापित किया गया था, क्या ये वाला गलत है। ऑप्शन सी आपका, सीमेंट बनाने का पहला कारखाना मद्रास में स्थापित किया गया था, क्या ये गलत है। या फिर देश का पहला लौह इस्पात कारखाना ओडिशा में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये सब इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि सिलेबस में जब लिखा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि इससे नहीं आएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिए जो इसकी तैयारी कर रहे हो, और बताइए चैनल के बारे में। तो फ्रेंड देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। तो पहली जो ऊनी वस्त्र के मिल स्थापित किया कानपुर है, बिल्कुल सही। पहला सफल कारखाना किसका, कागज़ का, लखनऊ में स्थापित किया गया था 1889 में, भी सही है। सीमेंट बनाने का पहला कारखाना मद्रास में था, बिल्कुल सही है। जबकि ये देश का पहला लौह इस्पात कारखाना उड़ीसा में न होके वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना। तो आई फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थल है, मतलब यूरेनियम के लिए कहाँ यूरेनियम ज़्यादा निकाला जाता है, उसके लिए कौन सा फेमस जगह है। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, या फिर इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ये है ऑप्शन डी, यानी कि सिंहभूम, हजारीबाग और रांची, ये सब इसके लिए फेमस है यूरेनियम के लिए। काली मिट्टी, या इसको बोलते हैं रेगुड़ मिट्टी कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि थोड़ा सा हर जगह थोड़ा सा नाम बदल के आता है, किसी एग्जाम में कुछ और लिख देगा, तो ये मेन होता है रेगर या फिर रेगुड़। तो काली मिट्टी कौन से तत्व की प्रधानता नहीं होती। ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी आयरन, सी चूना है, या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम, किसकी कमी होती है इसमें। आइए फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पोटास की जो होती है काली मिट्टी में इसकी कमी पाई जाती है। अगले देखते हैं जलसंधि का, बताना है कि कौन सी जलसंधि किसको जोड़ती है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत इसमें बताया गया है। ऑप्शन ए आपका मैगलन जो होता है ये प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन डी है आपका इंग्लिश चैनल, डोवर जो होती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो मैगलन जो है प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही है, इसको ही जोड़ती है मैगलन। मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। जिब्राल्टर जो है ये अटलांटिक सागर तो है, पर ये किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर प्लस भूमध्य सागर को,
मेडिटेरेनियन सी है आपका, भूमध्य सागर, उसको जोड़ती है जिब्राल्टर। यहाँ पे लिखा है प्रशांत महासागर, ये गलत हो जाएगा। अब बाकी जो डोवर है, डोवर जल संधि है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन, यहाँ असत्य होगा हर जगह। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से अनुदान दिया जाता है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको ये कह रहा है कि राज्य की जो अनुसूचित संचित निधि होती है उससे इनको दिया जाता है पैसा, जो राजस्व इनको दिया जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, पंचायत भंग होने पर 12 माह के अंदर निर्वाचन कराया जाता है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है, यानी कि उनको आरक्षित कर दिया जाता है 1/3 स्थान। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा के 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। बताना फ्रेंड्स कौन सा इसमें गलत है। आई होप फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, और इनका निर्वाचन जो होता है 1 वर्ष के लिए किया जाता है। पंचायती राज जो है 1/3 जो स्थान होता है ये रिजर्व कर दिया जाता है महिलाओं के लिए। और भंग ऑप्शन का जो गलत है ये ऑप्शन बी, यानी कि 6 माह के अंदर होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है 12 माह। तो ये आपका हो जाएगा सही 6 माह। और राज्य की संचित निधि से अनुदान दिया जाता है, बिल्कुल सही। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको राज्य से दिया जाता है, जो राज्य की संचित निधि है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध को नहीं बताता है, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है उसको बताने वाला कौन सा आयोग नहीं है। ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार आयोग, ऑप्शन सी पीके थुंगन आयोग, या फिर ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो प्रशासनिक, सरकारिया और राजमन्नार ये सब तीनों जो है किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बताते हैं। जबकि पीके थुंगन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है आपका। तो इसमें पूछा तो कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर होंगे। ये आयोग जो है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस में है ही सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ना, इसमें ये तो आएगा ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनका नाम बताना है। सरदार हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, के.एस. हेगड़े, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। पहले लोकसभा स्पीकर की बात कर रहा है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया गया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इसका आंसर कर दिया होगा आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जीवी मावलंकर के खिलाफ ये आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, मतलब एक तो चीफ जस्टिस होता है वहाँ का, अब बाकी इसके अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। ऑप्शन है 60, अब बात हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की नहीं बल्कि हाई कोर्ट की। 35 निर्धारित नहीं है, या फिर ऑप्शन डी 40। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है निर्धारित नहीं किया गया कि कितने हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के बृहद, मतलब काफ़ी बड़ा है, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे। अनेक संविधान का अनुभव का समावेश, मतलब बहुत सारे संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी केंद्र राज्य के लिए अलग अलग प्रावधान है। ऑप्शन सी विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जब पता है फ्रेंड्स 395 अनुच्छेद है और उसमें कितनी भाग है, कितनी अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद क्या बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गए, बस वो तो उसको बढ़ाया नहीं जाता, क्लॉज सब क्लॉज बना दिया जाता है उसका। पूछा क्या रीज़न है उसकी इतना बड़ा होने का। फ्रेंड्स जो मेन रीज़न है ये राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया हर चीज़ के लिए, कि राज्य के लिए कुछ अलग का कानून तो सेम ही रहेगा, पर राज्य के मतलब विधानसभा विधान परिषद तो वहाँ पे कुछ और आर्टिकल उसके लिए मेंशन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका मेन रीज़न यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का, कौन सा असत्य है। दाढ़ी बनाने वाली दर्पण, आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वो, गाड़ी का हेडलाइट एवं सर्च लाइट में उत्तल दर्पण होता है। अगला को देखते हैं, सोडियम परावर्तक लेंस तथा सोरू में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तल लेवल के, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल तो दोनों जगह हो गया, तो अवतल है, यानी कि कॉनकेव लेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसे। अव त और ल अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कह रहा है कि सोडियम परावर्तक लेंस सोरू में उत्तल दर्पण का यूज होता है। ये तारों, यहाँ पर तारा छूट गया, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखाई देना, जल में मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ये सभी प्रकार के किसी घटनाएं होती है। अपवर्तन घटनाओं को उदाहरण बता रहा है कि अपवर्तन की उदाहरण है सब। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम और लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। फिर बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है।
फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, एक स्लाइड में पूरा एक ही क्वेश्चन आया है। पर ये इसमें जितने भी दिए दाढ़ी बनाने वाले हैं, आँख नाक कान के डॉक्टर, ये सब अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा पूछेगा कि दाढ़ी बनाने वाली जो दर्पण होती है इसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें दे देगा उत्तल, अवतल, समतल दे देगा, कोई नहीं भी दे सकता है। फिर इस तरह से इसको बना सकता है क्वेश्चन, मतलब एक 3-4 क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन एक ही क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सही है कि दाढ़ी बनाने जो होती है, आँख नाक कान के डॉक्टर जो लिए रहते हैं, या फिर गाड़ी का हेडलाइट होता है, सर्च लाइट होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। और सोडियम परावर्तक लेंस, और शोरूम में फ्रेंड देखे होंगे कि छोटे छोटे लाइट लगे होते हैं, पूरा उजाला करता है, तो ये इसके लिए उत्तल दर्पण इसमें बिल्कुल सही है। और एक इंपॉर्टेंट इसका ये भी है, जो रियर मिरर होता है आपका, जो बाइक में लगा होता है या फिर कार में लगा होता है, इसमें कम स्पेस में ही काफ़ी लंबा एरिया दिखा देता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। और तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखाई देना, मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, और कोई अगर पानी में कुछ डाल रहे हैं आप, जैसे लकड़ी डालें तो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, पानी के अंदर वाला हिस्सा जो उसका हिस्सा होता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, तो अपवर्तन की वजह से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम, फ्रेंड्स सबसे कम ना होकर सबसे अधिक होता है, जबकि लाल का सबसे कम होता है, मतलब उल्टा हो गया है, लाल का सबसे कम होना चाहिए और बैगनी का सबसे अधिक। इसलिए लाल जो रंग होता है ये बहुत दूर से दिखाई देता है, क्योंकि इसका ये डिस्पर्जन नहीं हो पाता है, बिखरता नहीं है, जबकि बैगनी रंग बिखर जाता है, इसलिए दूर तक नहीं जा पाता। तो फ्रेंड्स पूछा था कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये यानी कि ये वाला असत्य है। तो फ्रेंड बता दिया था कि बैगनी रंग का विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। आई होप फ्रेंड्स ये सब पॉइंट जो आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सारे जितने भी इसमें दिया है, तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले उदय, ये सब पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन बनते हैं एक एक इससे एग्जाम्पल से। फिर बताना है कौन सा असत्य है, तो रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का यूज होता है, क्या ये वाला गलत है। नियंत्रक के रूप में, रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम बोरान की छड़ का उपयोग होता है, क्या ये गलत है। हाइड्रोजन बम और सूर्य नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, क्या ये गलत है। फिर डी में से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो गलत वाला स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी। हाइड्रोजन बम और सूर्य जो होता है ये नाभिकीय विखंडन है, बल्कि नाभिकीय संलयन ये काम करता है। जबकि अगर बात करें नाभिकीय विखंडन, तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, और हाइड्रोजन बम और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बाकी जो है नियंत्रक के रूप में कैडमियम बोरान की छड़ का यूज होता है, बिल्कुल सही है। रिएक्टर मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का यूज होता है, ये भी दोनों मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं सिवाय सी के। अब बाकी डी से कोई मतलब ही नहीं हमें। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये फिजिक्स का फेवरेट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा गया। आप एग्जाम अगर देते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे कई सारे, तो उसमें पता होगा कि ये सब क्वेश्चन की वेटेज क्या है, वैल्यू क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच कितना होता है। ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 6.3 या फिर ऑप्शन डी 8.5। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स छोटा क्वेश्चन तो आंसर कर दिया होगा आपने। तो फ्रेंड्स जो रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है, हल्का सा मतलब क्षारीय होता है, क्योंकि 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, इसके बाद और इसके पहले जो होता है एसिडिक नेचर आ जाता है, इसके बाद जो होता है वो बेसिक नेचर आता है। बीच जो होता है जो 7 होता है ये आपका न्यूट्रल होता है, जैसे हम लोग का पानी जो पीते हैं ये बीच वाला होता है, मतलब कि न्यूट्रल नेचर का होता है। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है, मतलब मधुमक्खी पालन जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर, वर्मिकल्चर, पीसीकल्चर या फिर एपीकल्चर। फ्रेंड्स छोटा क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम। मधुमक्खी को जो पालना होता है वो होता है एपीकल्चर, मतलब उसको एपीकल्चर बोलते हैं। जबकि पीसीकल्चर तो मछलियों का होता है, वर्मिकल्चर जो केचुआ पालन होता है, और सेरीकल्चर होता है जो रेशम कीट के जो पालन होते हैं वो सेरीकल्चर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। पीडीएफ फ्रेंड जरूर लीजिएगा इसका रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पैर की हड्डी नहीं, मतलब पैर की हड्डी कौन सी नहीं इसमें, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, फीमर। फ्रेंड्स ये सब हड्डियां हैं पैर की। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा। तो टिबिया भी है, फिबुला भी है और फीमर भी है। फीमर जो जांघ की हड्डी होती है और घुटने के नीचे जो 2 हड्डियाँ होती हैं उसे टिबिया और फिबुला कहते हैं। जबकि ह्यूमरस जो होता है ये हाथ की जो हड्डी होती है, फोर आर्म्स जो होता है, मतलब ये हाथ की हड्डी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना वो मोटा मोटा आपको कि ह्यूमरस जो होती है हाथ की हड्डी है, बाकी सब ये नाम याद कर लीजिए कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तीनों ही। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के आत्मकथा का नाम है। यहाँ से थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं इस बार।
तो आत्मकथा जो है मेरे ध्यानचंद पे जो आधारित है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए गोल्डन हैट्रिक, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी गोल्डन गोल या फिर ऑप्शन डी माई साइड। क्योंकि फ्रेंड्स अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के रख दिया गया है ध्यानचंद पे, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि इनका जो आत्मकथा है उसको किस नाम से पब्लिश किया गया, किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गोल। गोल के नाम से इनकी आत्मकथा बनी है, लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल कप है, मतलब किस कप को भारत सबसे प्राचीनतम कप कह सकते हैं? ऑप्शन ए संतोष सुब्रातो, ऑप्शन सी डूरंड या फिर ऑप्शन डी जो है आपका IFA शील्ड। IFA शील्ड। तो बताना है भारत के प्राचीनतम फुटबॉल कप है। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो रहा है एक चीज़ आपको कि संतोष सुब्रातो डूरंड जो थे फुटबॉल से रिलेटेड है कप, क्योंकि भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में कि कौन सा कप किससे संबंधित है। तो याद कर सकते संतोष सुब्रातो, सेवर्स, मर्डेका, डूरंड, आशुतोष मुखर्जी, ये सब फ्रेंड जो कप होते हैं ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। तो अगर बात करें क्वेश्चन की इसकी, तो सबसे प्राचीनतम जो है ऑप्शन सी यानी कि डूरंड जो कप है ये सबसे प्राचीनतम है भारत का फुटबॉल कप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 अगस्त को मनाया जाता है, मतलब 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, एकता दिवस या फिर आपका सद्भावना दिवस? तो फ्रेंड चलिए मैं ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए के बाद, तो 15 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 15 मार्च को। 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका, 22 ये कर दे रहा हूँ AP, और ये 15 मार्च। एकता दिवस होता है 19 नवंबर को, 19 नवंबर को एकता दिवस मनाया जाता है। और शौचालय दिवस फ्रेंड्स इसी दिन मनाया जाता है 19 नवंबर को ही। और लास्ट में देखते हैं तो अब समझिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि चारों पॉइंट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं और पूछेंगे भी। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सब पढ़ा दिया है मैंने, अपने प्लेलिस्ट में जाकर जरूर सब देख लीजिए। टॉपिक वाइज मैंने 2 वीडियो में सब कवर करा दिया, जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन होंगे ये सब उसमें कवर करा दिया गया सिर्फ 2 ही वीडियो में। तो उसको देख लेंगे तो आपको 10 नंबर जो है पक्का हो जाएगा फ्रेंड। तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो अगर सच में सीरियस है PET क्वालिफाई करने के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रोकन विंग किसकी रचना है? मतलब ये ब्रोकन विंग जो है किसकी रचना है? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा या फिर अंजू बेबी? तो फ्रेंड छोटा क्वेश्चन, इसका सही आंसर है जो ब्रोकन विंग ये रचना है ये सरोजिनी नायडू के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। आइए फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर है देव नृत्य जो है कुचिपुड़ी की है। तो कुचिपुड़ी फ्रेंड्स कहाँ मतलब होता है ये डांस? कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, और मणिपुरी तो मणिपुरी में ही होता है। फ्रेंड्स ये सब मैं बताया था कि हमारा जो प्लेलिस्ट है 2 वीडियोस में बनाया गया सिर्फ इसी स्पेशल, मतलब कि इसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक GK के, उसके बेस पे ही सब बना दिया गया है, ताकि आपको कहीं कुछ ढूंढना ना पड़े और सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए। तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके वो सब देख लीजिए आप। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किया है? मतलब वात्सल्य योजना शुरू किया गया है किसके लिए? जो कोविड-19 में बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता का देहांत हो गया था कोविड-19 में, तो उसके लिए किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए UP, ऑप्शन बी MP, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली? फ्रेंड्स यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके? करंट अफेयर्स के। फ्रेंड जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, जितने क्वेश्चन मिलेंगे उसी पैटर्न पे मैं लेके आता हूँ, जिससे आपको एकदम रियल फीलिंग आए, रियल टाइम जैसे लगे कि हाँ जो एग्जाम में वैसा होता है वैसा ही है। तो फ्रेंड्स आपको टेस्ट भी ऐसा ही देना है ये, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हों। फ्रेंड्स ये जो स्टार्ट किया गया है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कछुआ दिवस मनाया जाता है 20 मई, 24 मई, 23 मई या फिर 25 मई? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स छोटा क्वेश्चन, कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस बोलते हैं, वर्ल्ड टर्टल डे, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। तो फ्रेंड 2 क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वात्सल्य योजना शुरू किया था किस गवर्नमेंट ने? तो ये उत्तराखंड ने, किस लिए? जो कोविड-19 में बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए, और कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद को मंजूरी दी है? विधान परिषद को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी असम,
सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। मैं कहता हूँ फ्रेंड्स छोटा सा क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने अपने विधान परिषद की वहाँ पे मंजूरी दे दी उसके कैबिनेट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? ये राज्य सरकार है, मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उनसे जीआई टैग जो होता है, तो कर्नाटक ने, केरल ने, तमिलनाडु ने, फिर राजस्थान ने। फिर जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जिस प्रोडक्ट को मिल जाता है, हालांकि बहुत सारे अभी रिसेंटली दिया गया है, मैंने बताया भी करंट अफेयर्स के वीडियो में अपने, तो देख लीजिएगा आप लोग। जिस प्रोडक्ट को मिल जाता है समझ लीजिए बहुत खास रहता है, उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। तो ये जो है मिट्टी खिलौने को दिया गया वो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा घोषणा किया है। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, मैक्स 1407 मतलब कि 1407 क्या है, मतलब किस चीज़ का नाम है? ये गेहूं की किस्म है, सोयाबीन की नई किस्म है, दाल की नई किस्म है, या फिर चावल की नई किस्म है? फिर करंट अफेयर्स आता है, ये कुछ भी पूछ सकता है, पर आप सही से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ें तो आपको समझ लीजिए कि 80 to 90% जो पढ़ाया जाता है उसी में से मिल जाए आपको। तो फ्रेंड्स आप, मैं हर बार बताता हूँ कि जो मैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो आप उसमें से कुछ कट छट ना करें। ऐसा नहीं कि आप भी लगे उसमें फ़िल्टर लगा के करना कि नहीं ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही उसको फ़िल्टर करके और बहुत ही समराइज करके लेके आया हूँ, ताकि आपको कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ें आपको दी जा सकें। तो फ्रेंड्स MACS जो है, मैक्स 1407 जो है एक सोयाबीन की नई प्रजाति है। फ्रेंड्स आज मैं हिंदी में कुछ नया लेके आया हूँ ताकि आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस कराया जा सके और हर चीज़ से आप अभ्यस्त हो सके। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नया मिल जाए तो कहे कि नहीं ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था। तो फ्रेंड देख लीजिए क्या है आपका गद्यांश है। आपका गद्यांश से पूछा जा सकता है, इसके बेस्ड 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं पूरा इस तरह का सिलेबस में, क्योंकि उसमें बोला भी है अपठित गद्यांश के बारे में। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन रहेंगे इतने बड़े, एक पैसे दे देगा, फिर उसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसे ही। साहसी व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए और एक दिखाने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पर वहाँ पे आपको इसके 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे। तो चारों ऑप्शन आप पढ़े, उसमें जो आपको सही लगे, सही क्या लगे, आप इसको पढ़ने के बाद उसको आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसका लाने का मेन मोटिव यही था कि आप इसको देखें, समझ जाए कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका देखते हैं हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, दांत खट्टे करना मुहावरा का अर्थ है मजा चखाना, खट्टे फल खाना, बुराई करना, या फिर दांत दिखाना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पढ़ना है इसको, बड़ा सा पैसेज है। तो आप इसे आराम से इत्मीनान से, आपके पास टाइम है तो करिएगा आप लोग अच्छे से। आपको तो थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे इसके कि विशेषताएँ क्या क्या होनी चाहिए, तो सब लिखा रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो उसका आंसर। फ्रेंड्स का आंसर जो सही है मुहावरे दांत खट्टे करने का, तो होता है मजा चखाना किसी को। इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ए ऑप्शन ही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको मिल गया है जैसे पैसे जाता है। तो फ्रेंड्स इसको बताने से पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल के जो ऑनर है, जो फाउंडर है, जो सब कुछ करते हैं, जो मैनेज करते हैं हर चीज़ को, इनकी वजह से मैं लाइव आ पाता हूँ, आपको ये सब कंटेंट अच्छा दे पाता हूँ, उनका आज बर्थडे है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में उनके लिए हैप्पी बर्थडे जरूर विश करेंगे, क्योंकि आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो उन्हीं की वजह से पढ़ा रहा हूँ। और जो कंटेंट आपको अच्छा से अच्छा मिल रहा है, PDF जो मिलता है, हालांकि सब कुछ वही मैनेज कर लेते हैं, तो समझ सकते हैं कितने कैपेबल हैं वो। चलिए फ्रेंड तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। करता हूँ कि आप जरूर विश करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है, अ लायन इन अ जंगल ही वॉज वेरी काइंड वंस, यहाँ पे फिर दे दिया गया है। तो फ्रेंड आपको देख के कुछ ओवरऑल फीलिंग आई हुई क्या से भरा जाता है, तो आपको बताना क्या है कि 41 में कौन सा होगा, वंस देयर वॉज अ लायन, या फिर देयर वर अ लायन, देयर इज अ लायन, या फिर देयर हैड अ लायन। तो फ्रेंड जैसा कि आपको ऑप्शन से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे ईजी से मैं सेंटेंस लेके आया हूँ कि ऐसा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एक कुल मिला के ऐसा लाने का पर्पज़ यही है कि आपको हर तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जाता है, आपको मिल सके हर चीज़। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा देयर वॉज अ लायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 42 वंस ही रैबिट कमिंग टुवर्ड्स हिम। फ्रेंड बताना यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो इसमें बताया वंस ही सीन, या फिर सॉ, या फिर सी, या फिर लुक। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इसका सही बता दिए होंगे आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सॉ हो जाएगा, वंस ही सॉ अ रैबिट कमिंग टुवर्ड हिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नो सूनर डिड ही सी द स्नेक व्हेन ही रन अवे, या फिर डी नो। अगर मान सकते हैं इसको पार्ट ए, ये हो गया आपका B, C,
सी, ए पार्ट हो गया आपका डी, मैं बहुत दूर लिख दिया मैंने, ये हो गया डी। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो नो सूनर डिड ही बिल्कुल सही है। नो सूनर के बाद से इन्वर्जन का रूल लगता है, यानी कि जो इज एम आर वॉज वर होता है, हालांकि इसमें डिड और हैड ही लगता है तो पहले लग जाता है। सी द स्नैक, यहाँ पे वेन ना होके देन होगा, यहाँ पे होगा टी एच ए एन, कभी कभी ई एन दे देता है तो वो गलत होता है, यहाँ पे देन होगा टी एच ए एन, रन अवे। तो फ्रेंड्स आपका एरर जो था आपका ऑप्शन नंबर सी में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम ऑफ कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट का पर्यायवाची बताना है हमको। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी आउटस्पोकन, ऑप्शन सी क्रिटिसाइज, या फिर ऑप्शन डी एम्ब्रेस। फ्रेंड्स सिनोनिम पर्यायवाची जैसा हिंदी में आता है वैसे इंग्लिश में भी आ सकता है। सिलेबस कोई मेंशन नहीं, इसलिए कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, हर चीज़ पर पढ़ाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए ओवरऑल क्या आ सकता है। तो कैंडिडेट का जो होता है फ्रेंड्स आउटस्पोकन, जो बहुत साफ साफ कड़े शब्दों में बोलता है। क्रिटिसाइज बताइए फ्रेंड, क्रिटिसाइज करना, एम्ब्रेस में गले लगाना, और गुड मतलब तो गुड होता ही अच्छा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं इसे, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है जो मैनकाइंड से, मानवता से नफरत करें। ऑप्शन ए फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन बी मिसैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन सी कैनिबल, या फिर ऑप्शन डी नन। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मिसैंथ्रोपिस्ट। फ्रेंड्स एक दिन बताया था मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, इसमें मिसेन और थ्रोपिस्ट मतलब कि ये दो रूट वर्ड है। मिसेन मीन्स होता है जो हेटर होता है, और थ्रोपिस्ट मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो इससे मिलकर बना है ये मिसैंथ्रोपिस्ट, जो मैनकाइंड से हेट करता है। बाकी यहाँ फिलेंथ्रोपिस्ट बताया था मैंने, फिल जो रूट वर्ड होता है वो लव के लिए होता है, थ्रोपिस्ट मीन्स मानवता से, तो जो मानवता को प्यार करने वाला, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसके लिए होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। कैनिबल मीन्स होता है फ्रेंड्स नरभक्षी, जो लोगों को खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे सारे के सारे। और स्टार्टिंग बताया था कि कितने क्वेश्चन फंसे थे हमारे इससे करंट अफेयर्स की क्लास से, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जरूर जाके चैनल प्ले लिस्ट में उसको देखिए और वहाँ से अपना नॉलेज बूस्ट करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसके देखने के, तो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, हर बार बताता हूँ मैं, तो उसको जरूर देखिए। और हमारे चैनल को अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप लर्न विथ एडू फंडा जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड दिखाया था कि मैंने कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही थे जो टेलीग्राम में सेंड करता हूँ करंट अफेयर्स, उससे ही आ गए थे, और भी इतने बड़े एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो में। चलिए थैंक यू।